हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज के अपने इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल बैंक के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने बैंकिंग का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा था कि बैंक क्या होता है, व्हाट इज बैंक। बैंक के बारे में जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन था वो सारी चीजें हमने अपने फर्स्ट वीडियो में कवर किया था। फिर सेकंड वीडियो में हमने ये देखा कि बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं, यानी जो हमारे कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनके बेसिकली काम क्या होते हैं। इसमें हम लोगों ने ये देखा कि उनके जो काम होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रल बैंक। देखो, होता क्या है कि जब भी कंट्री में कोई चीज होती है तो कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई कंट्रोल करने वाला जरूर होता है। जैसे मैं कंट्री की बात अगर नहीं करता, एक नॉर्मल फैमिली की बात करता हूँ, जैसे हमारे घर की बात करता हूँ, तो हमारे घरों में भी देखो कैसा होता है, फैमिली मेंबर्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक पर्सन ऐसा होता है जिसकी बातें सभी को माननी पड़ती है, या यूं कहो कि वो हमारे घर के सबसे बड़े होते हैं, या हमारे दादाजी टाइप के होते हैं, या तो हमारे फादर होते हैं जिनकी बात सभी को माननी पड़ती है। ठीक है, जैसा वो कहते हैं वैसा हम सबको करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो जो है एक फादर की भूमिका निभाते हैं, मतलब कि जो भी है एक तरह के फादर बन जाते हैं। उसी तरह से कंट्री में है, जो हमारे बैंक्स होती हैं उनको कोई ना कोई ऐसा होता है जो कंट्रोल करता है। तो हम उनको कंट्रोल जो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल बैंक कहते हैं। तो ये मैंने बहुत ही सिंपल में समझाया कि सेंट्रल बैंक क्या है। ठीक है, तो ये सेंट्रल बैंक क्या करता है, इसका मतलब क्या है, तो डिटेल में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, मेन काम इसका क्या है, और क्या ये चीजें करता है कंट्री में। ठीक है, बैंकों के लिए क्या काम करता है, वो सारी चीजें हम इसमें सीखने वाले हैं। तो आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है और स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास और समझते हैं कि क्या है ये चीजें। तो सबसे पहले समझते हैं सेंट्रल बैंक। देखो, सेंट्रल बैंक क्या है, बेसिकली मैनेजेस, इवेल्युएट्स एंड रेगुलेट्स द बैंकिंग एक्टिविटीज इन द इंटायर कंट्री। बेसिकली जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो हमारे कंट्री में जो बैंकिंग सिस्टम है, यानी जो भी बैंकिंग काम होता है, बैंकिंग एक्टिविटीज होती है, उनको मैनेज करता है, उनको टाइम टाइम पर इवेल्युएट करता है, और साथ ही साथ उनको रेगुलेट्स करता है, मतलब उनकी ये चीजें देखता है कि वो बराबर से हो रहे हैं या नहीं, वो सारी चीजें रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा बैंक है, यानी हमारा जो सेंट्रल बैंक है, वो किसके लिए काम करता है, तो बेसिकली वो काम करता है इंटरेस्ट एंड राइट ऑफ अ कंज्यूमर, यानी जो हमारे कंज्यूमर है, या यूं कहो कि हमारे जो कंट्री में लोग रहते हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ये उसकी देखभाल करता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है आरपे किंट के द्वारा। उन्होंने क्या बोला है, आरपे किंट डिफाइंस द इंस्टीट्यूशन, ध्यान से समझना इस बात को, द इंस्टीट्यूशन चार्ज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग। ध्यान से समझना क्या बोला है, द इंस्टीट्यूशन चार्ज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग। क्या बोला है, मैनेजिंग द एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मनी इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक वेलफेयर। क्या बोला है कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो एक इस तरह का इंस्टीट्यूशन है जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि कंट्री में जो वॉल्यूम है, ठीक है, पैसे की जो संख्या है, ऐसे समझो कि कंट्री में कितना पैसा, उसकी कमी या वृद्धि के बारे में ये लोग चेक करते हैं, जिससे पब्लिक के जो भले में होता है। क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑफ अ जनरल पब्लिक वेलफेयर। तो यहाँ पे पब्लिक के वेलफेयर की बात हो रही है कि उनके वेलफेयर के लिए कंट्री में पैसे की कमी या वृद्धि को संभालते हैं। अपेक्स बैंक ऑफ अ कंट्री, बेसिकली जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है उसे हम अपेक्स बैंक भी बोलते हैं। तो याद रखना, ये 1 मार्क्स में एमसीक्यूज में ये पॉइंट आ जाता है कि विच इज नोन एज अपेक्स बैंक। तो याद रखना है कि सेंट्रल बैंक को ही अपेक्स बैंक के तौर पे जाना जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, ऐड करता है, रेगुलेट करता है, प्रमोट करता है द इंटायर मनी मार्केट टू मेंटेन मॉनेटरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। बेसिकली ये क्या करता है, जो अपेक्स वर्ड क्यों यूज किया गया इसके लिए, क्योंकि ये कंट्री में प्रमोट करता है, रेगुलेट करता है, और साथ ही साथ पूरे मनी मार्केट को ये कंट्रोल करता है, ताकि मॉनेटरी सिस्टम जो है, मॉनेटरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। ठीक है, अभी आगे समझते हैं और समझते हैं कि हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन है। तो बेसिकली हमारे कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी आरबीआई, जिसको हम क्या बोलते हैं, आरबीआई के नाम से जो फेमस है, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो जो आरबीआई है वो हमारे कंट्री में सेंट्रल बैंक की भूमिका निभा रहा है, यानी एज अ सेंट्रल बैंक का काम करता है। यूं बोलो कि आरबीआई जो है वो हमारे कंट्री का अपेक्स बैंक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या है, सेंट्रल बैंक इज ऑल्सो नोन एज आरबीआई। बेसिकली जो आरबीआई है वही हमारा सेंट्रल बैंक है। अंडर आरबीआई एक्ट 1934, तो आरबीआई बना कब था, तो आरबीआई बना था अंडर एक्ट 1934, स्टेब्लिश्ड ऑन अप्रैल 1 1935। याद रखना है कि जो हमारा आरबीआई है वो बना कब था, वो बना था 1935 में। याद रखना है कैसे बना था, 1935 में बना था 1 अप्रैल। और जब ये स्टार्टिंग में बना था तो ये एज अ बना था प्राइवेट, ठीक है,
ये एज अ प्राइवेट बैंक के तौर पे बना था, प्राइवेट पेड अप कैपिटल, और जो प्राइवेट पेड अप कैपिटल था वो था 5 करोड़ रुपए, ठीक है। वो कितना था? 5 करोड़ रुपए। यानी जब शुरू में आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था एज अ प्राइवेट कैपिटल के तौर पे, तो वो था सिर्फ 5 करोड़ रुपए। और 5 करोड़ में ही आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। लेकिन बाद में जैसे जैसे कामकाज ये आरबीआई संभालने लगा, इसका बाद में क्या कर दिया गया? नेशनलाइजेशन कर दिया गया था। तो नेशनलाइजेशन कब किया गया था? 1 जनवरी 1949। तो याद रखना है कि आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, प्लस आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था। ठीक है, दो चीजें ये लोग पूछते हैं कि स्टेब्लिशमेंट पूछते हैं और नेशनलाइजेशन पूछते हैं। याद रखना है दोनों की डेट अलग अलग है। 1 अप्रैल 1935 में स्टेब्लिशमेंट हुआ था और नेशनलाइजेशन हुआ था January 1, 1949। ओके, तो ये दो पॉइंट तुम्हें याद रखना है। अब उसके बाद हम ये समझते हैं कि बेसिकली आरबीआई का काम क्या है, यानी आरबीआई कंट्री में क्या काम करता है। तो बेसिकली जो आरबीआई, उसके फंक्शंस को दो पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, आरबीआई के फंक्शंस को यहाँ पे क्या किया गया? दो पार्ट्स में बांटा गया है। यानी आरबीआई जो हमारे कंट्री में काम करता है, जो वर्क करता है, उसके फंक्शंस को यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट को इन्होंने नाम दिया है मॉनेटरी फंक्शन। क्या नाम दिया है? मॉनेटरी फंक्शन। और जो दूसरा पार्ट है, यानी जो दूसरा काम है, उसको नाम दिया है नॉन मॉनेटरी फंक्शन। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे? मॉनेटरी, फिर उसके बाद हम लोग क्या समझेंगे? नॉन मॉनेटरी। ठीक है, तो ये याद रखना है कि आरबीआई के वर्क को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है? मॉनेटरी, दूसरा क्या है? नॉन मॉनेटरी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मॉनेटरी फंक्शन, या यूं कहो मॉनेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे पहला जो काम है वो है करेंसी इशू करना। तो आरबीआई का जो पहला काम क्या है? वो है करेंसी इशू करना है। तो करेंसी इशू में देखो क्या है? सोल राइट टू इशू नोट्स। आरबीआई के पास अकेले है, यानी सोल राइट है कि कंट्री में नोट इशू कर सकता है। तो याद रखना है कि जो आरबीआई वो हमारे कंट्री में नोट इशू करने का काम करता है। लेकिन कितने रुपए के नोट? तो फ्रॉम ₹2 एंड अबव। याद रखना है कि ₹2 और उससे ज्यादा। ठीक है, क्या? ₹2 और उससे ज्यादा के नोट ही जो है वो आरबीआई इशू करता है। तो अच्छा ठीक है, ₹2 उससे ज्यादा, तो उससे कम वाले कौन करता है? तो यहाँ पे आगे याद रखना है कि करेंसी नोट ऑफ ₹1। याद रखना है, करेंसी नोट ऑफ ₹1 एंड ऑल कॉइन, यानी जितने भी कॉइन्स बनते हैं कंट्री में, बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। ओके, एंड डिस्ट्रीब्यूशन डन बाय आरबीआई। देखो बना कौन रहा है, कौन कर रहा है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? वो तो करता है आरबीआई ही। तो करेंसी इशू में दो चीजें याद रखनी है कि ₹2 और उससे ज्यादा के जो नोट्स हैं वो कौन बना रहा है? आरबीआई इशू करता है। लेकिन ₹2 और उससे कम के नोट प्लस कॉइन्स, वो कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, यानी एफएम। और वो भी कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। ठीक है, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? तो वो याद रखना है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन करता है? आरबीआई। तो ये इतना पॉइंट आपको याद रखना है करेंसी इशू में। फिर बात करते हैं बैंकर टू द गवर्नमेंट। तो बैंकर टू द गवर्नमेंट का मतलब क्या है? कि जो आरबीआई है वो टाइम टू टाइम पर वो हमारे गवर्नमेंट की भी हेल्प करता है। जैसे कि आपने अभी रिसेंटली सुना होगा कि मोदी गवर्नमेंट ने आरबीआई से कुछ पैसे एज अ लोन लिया है। ठीक है, कभी कभी जरूरत पड़ती है तो आरबीआई से वो लोग सजेशंस भी लेते हैं। तो यहाँ पे वही बोला है कि जो हमारा आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, वो गवर्नमेंट के लिए भी हेल्पफुल होता है, उनके लिए भी काम करता है। तो यहाँ पे याद रखना है कि वो एज अ बैंकर काम करता है गवर्नमेंट के लिए, एज अ एडवाइजर काम करता है, एज अ एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अगर जरूरत पड़ती है तो वो उनका एजेंट भी बन जाता है। ठीक है, जहां जरूरत पड़ती है उनका एज अ एजेंट बन के भी काम करता है। एंड मैनेजेस बॉन्ड अकाउंट्स एंड प्रोवाइड लोन्स टू द गवर्नमेंट। जैसा अभी मैंने कहा कि कुछ लोन उन्होंने अभी लिया था रिसेंटली, राइट। तो ये भी याद रखना है कि जब भी उन्हें जरूरत पड़ती सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो ये पैसे का भी लेन देन करता है। उसके बाद थर्ड है सॉरी, बैंकर्स बैंक एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। क्या है? बैंकर्स बैंक एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। मतलब ये है कि हमारे कंट्री में जितने भी बैंक हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये काम करता है। साथ ही साथ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, यानी जो हमारे कंट्री के लेंडर्स होते हैं उनके लिए लास्ट रिसोर्ट बन जाता है। लास्ट रिसोर्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? ऐसे समझो कि जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो पहले हम खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर सॉल्व नहीं होता तो हम क्या करते हैं? सीधा पापा के पास चले जाते हैं, राइट। यानी एक तरह से ये क्या बन जाता है? सभी का फादर बन जाता है और उनकी हेल्प करता है, उन्हें जो भी प्रॉब्लम होती है वो। तो यहाँ पे लिखा है बैंकर एंड रेगुलेरिटी ऑफ ऑल बैंक। मतलब इसका काम क्या है कि ये कंट्री में जितने भी बैंक हैं उनको रेगुलेट करता है। ठीक है, एंड मैनेजेस कैश रिजर्व। क्या करता है? कैश रिजर्व का मैनेज करता है।
डिटरमाइंस डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट एंड रेट ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। क्या करता है कि ये डिसाइड करता है कितने पैसे मार्केट में जाने हैं, कितने पैसे नहीं जाने हैं। साथ ही साथ क्रेडिट पॉलिसी यानी उनका पैसे कैसे देने हैं उसके बारे में भी आरबीआई डिसाइड करता है। एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट यानी कि पेरेंट ऑफ ऑल बैंक, इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड यूज कर दिया पेरेंट ऑफ ऑल बैंक। इट मीन्स कि अगर कभी भी बैंकों को कोई प्रॉब्लम होता है तो पहले वो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आपस में ही हैंडल करने की कोशिश करते हैं। जब नहीं हो पाता है तब वो जाते हैं आरबीआई की हेल्प लेते हैं। जैसे मैं अभी आपको बताऊं, जब अभी लॉकडाउन से पहले हुआ था सिचुएशन कि यस बैंक के साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से लोगों ने क्या किया था, वहां से जाके पैसे विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया था। तो फिर यस बैंक वालों ने क्या किया था, भाई एक सिस्टम लगा दिया, भाई 50,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते। तो लोगों को क्या हुआ, लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया यस बैंक के ऊपर। तो उसके बाद आरबीआई ने एज अ पेरेंट बन के आए और बोले ठीक है भाई आप लोग चिंता नहीं करो, आपके पैसे सेफ हैं। जो हमारा यस बैंक यानी जो हमारा बच्चा है यस बैंक, उसके पास आपके पास जो उसकी जो भी पैसे हैं आपके वो यस बैंक के पास, वो आपके सेफ रहेंगे। मतलब ये हुआ कि जो लोग सोसाइटी में जो लोग थे, जिन लोगों ने पैसे डिपॉजिट किए थे, उनकी उन्होंने एक तरह से आके सॉल्यूशन दे दिया, भाई आप लोग टेंशन नहीं लो, हम हैं, अगर मान लो ये नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है तो भी हम आपकी हेल्प कर देंगे। राइट, तो इस तरह से ये सिचुएशन जो है वो हैंडल कर लेता है कौन, आरबीआई। उसके बाद है अगला पॉइंट है क्रेडिट कंट्रोल। अब देखो ये भी काम करता है मार्केट में यानी कंट्री में, क्रेडिट कंट्रोल करने का भी काम करता है। तो क्रेडिट कंट्रोल करने का मतलब क्या है, कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन एंड मनी सप्लाई, यानी कि कंट्री में जो पैसे का लेन देन है वो किस तरह से होगा, कितना मनी सप्लाई होगा, उसके बारे में भी ये डिसीजंस लेता है। और कैसे लेता है, विद द मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि ये जो आरबीआई है वो क्या बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी, एक तरह का नियम बनाता है, और उस नियम के तहत में ये क्या करता है, कंट्री में क्रेडिट क्रिएशन और मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी में क्या आता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी में दो चीजें होती हैं, एक क्वालिटेटिव होता है और एक क्वांटिटेटिव होता है। ठीक है, इसके बारे में हम आने वाले अगले क्लासेस में पढ़ेंगे, आने वाली नेक्स्ट क्लासेस में जरूर पढ़ेंगे कि क्वालिटेटिव कंट्रोल क्या होता है और क्वांटिटेटिव कंट्रोल क्या होता है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना ही समझो कि आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है और उससे कंट्री में जो भी क्रेडिट क्रिएशन है, मनी सप्लाई है, मनी के बारे में है, वो सारी चीजें वो कंट्रोल करता है अलग अलग तरीकों से। उसके बाद नेक्स्ट है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब देखो यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया है, कस्टोडियन। देखो कस्टोडियन का मतलब क्या कि कोई ऐसा पर्सन जिसके पास, जिसकी कस्टडी में वो चीजें हो। तो यहाँ पे जो फॉरेन एक्सचेंज होता है, ठीक है, जो फॉरेन एक्सचेंज होता है वो किसके कंट्रोल में होता है, बेसिकली आरबीआई के कंट्रोल में होता है। तो यहाँ पे वही बोला है कि आरबीआई हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेनिंग द वैल्यू ऑफ रुपीज। देखो आरबीआई का काम क्या है कि कंट्री में रुपीज की वैल्यू को मेंटेन करना। देखो अगर ऐसा हुआ कि हमारे रुपीज की वैल्यू डाउन हो गई इंटरनेशनल मार्केट में, तो वो भी रिस्क है, अचानक से ज्यादा हो जाए तो भी रिस्क है। तो वो आरबीआई क्या करता है कि उसको मेंटेन करता है अंडर फिक्स्ड रेट रिजाइन। ठीक है, ये अलग अलग तरीके यूज करता है, जिसमें एक है फिक्स्ड रेट। ठीक है, ये कुछ रेट फिक्स कर देता है जिससे हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू है वो क्या रहे, कंट्रोल में रहे। तो फिक्स रेट रिजाइन में क्या होता है, एक्सचेंज रेट डिटरमाइन बाय द मार्केट, यानी मार्केट के थ्रू इसका रेट डिटरमाइन होगा और ये उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जो भी फॉरेन एक्सचेंज का लेन देन होता है उसको कंट्रोल करते हैं। और कैसे करते हैं, बाय बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन एक्सचेंज इन द ओपन मार्केट। कैसे करेगी आरबीआई इन सब चीजों को कंट्रोल, बाय बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन एक्सचेंज इन ओपन मार्केट, यानी जो भी फॉरेन एक्सचेंज होते हैं उनको ये मार्केट में सेल परचेस करके मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू को क्या करते हैं, ये जो रिजर्व है उसको मेंटेन करते हैं। और क्या करते हैं, बार बार ये चेक करते रहते हैं कि कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो और आउटफ्लो कैसा है, क्योंकि इनफ्लो आउटफ्लो प्रॉपर चेक करते रहेंगे तभी ये इंटरनेशनल मार्केट में काम आता है। क्योंकि हमें भी कभी कभी परचेस करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, तो इंपोर्ट करने के लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज होना जरूरी है। तो वो सारी चीजें देखभाल करने का काम किसका है, आरबीआई का है। तो ये इस तरह से हमारा जो पहला फंक्शन है मॉनेटरी फंक्शन, अगर ध्यान दिया होगा तो इसमें हर जगह कहीं ना कहीं पैसे की बात आई है। ठीक है, तो इसीलिए याद रखना है कि मॉनेटरी फंक्शन में बेसिकली वो काम क्या करते हैं, मॉनेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की काम करते हैं। तो पहला क्या है, करेंसी इशू। पहला क्या है, मैं फिर से बोलता हूं, पहला क्या है, करेंसी इशू करना। दूसरा क्या है, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। पहला क्या है, करेंसी इशू, दूसरा है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, तीसरा है बैंकर्स बैंक एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। बैंकर्स टू गवर्नमेंट एंड बैंकर्स टू बैंक एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। उसके बाद चौथा है आपका क्रेडिट कंट्रोल। चौथा क्या है, क्रेडिट कंट्रोल। और लास्ट है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। क्या है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो इस तरह से 5 काम है जो आरबीआई एज ए मॉनेटरी फंक्शन में करता है। अब उसके बाद जो सेकंड फंक्शन है हमारा वो है नॉन मॉनेटरी फंक्शन।
उसके बाद सेकंड क्या है, नॉन मॉनेटरी फंक्शन, मतलब यहाँ पे ये है, यहाँ पे पैसे की बात नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आरबीआई कुछ ऐसे काम करता है जिसमें कंट्री में बैंकिंग सिस्टम बराबर से चलता रहता है, ठीक है, और बैंकिंग सिस्टम का साथ ही साथ डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे क्या काम करता है आरबीआई, तो पहला लिखा हुआ रेगुलरली एंड सुपरवाइजरी फंक्शन, तो सॉरी यहाँ पे रेगुलरली नहीं होगा, यहाँ पे रेगुलेटरी होगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा, रेगुलेटरी होगा, तो इसको मैं कट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रेगुलेटरी। एक मिनट, हाँ, ठीक है, यहाँ पे आएगा क्या, रेगुलेटरी। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फंक्शन। अब यहाँ पे देखो कैसे काम करता है, सुपरवाइजिंग फंक्शनिंग ऑफ द इंटायर फाइनेंशियल एंड मनी मार्केट। बेसिकली आरबीआई क्या करता है कि हमारे कंट्री में जितने भी फाइनेंशियल एंड मनी मार्केट है उसको क्या करता है, सुपरवाइजिंग करता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जब से ये हर्षद मेहता स्कैम हुआ है 1992 के बाद से, उसके बाद से आरबीआई ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज किए हैं टाइम टू टाइम, ताकि ऐसा दोबारा फ्यूचर में ना हो। और इसीलिए कंटिन्यूसली बेस पे जो हमारा आरबीआई है वो मनी मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट को भी क्या करता है, सुपरवाइज करता है, यानी चेक करते रहता है, उसको देखते रहता है। विच इंक्लूड्स, अब देखो सुपरवाइजरी में क्या क्या चीजें इंक्लूड करती हैं, विच इंक्लूड ब्रांच एक्सपांसन, देखो क्या क्या इंक्लूड होता है कि ब्रांच एक्सपांसन करना यानी और ब्रांचेस बनाना, मेथड ऑफ वर्किंग ऑफ शेड्यूल्ड बैंक, यानी कि जो शेड्यूल्ड बैंक होते हैं उनका मेथड डिसाइड करना कि उनको काम कैसे करना है, एनबीएफसी एंड कोऑपरेटिव बैंक्स बनाना, देखो एनबीएफसी का मतलब क्या, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में ये चेक करता है, किसके, देखो वर्किंग ऑफ शेड्यूल बैंक प्लस एनबीएफसी, यानी कि ये है कि एनबीएफसी बैंक और कोऑपरेटिव बैंक कैसे काम करेंगे उसके बारे में भी आरबीआई डिसाइड करता है। तो इसी से कंट्रोल रहेगा ना, जैसे अगर मुझे कह दिया गया कि मेरे पापा ने कहा कि तुम्हें ये करना है, तो एक तरह से देखा जाए तो वो मेरे ऊपर क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं मेरे ऊपर। उसके बाद सुपरवाइज भी काम आसान हो जाएगा, जैसा मैंने कहा उन्होंने कहा अगर वैसा मैं नहीं करता हूँ तो बाद में वो मेरे ऊपर एक्शन लेंगे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रमोशनल फंक्शन, नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रमोशन। अभी देखो यहाँ पे प्रमोशन का काम कैसे करता है कि मेनी पीपल डोंट होल्ड अकाउंट, देखो मैं सिचुएशन सिंपल एक्सप्लेन करता हूँ, तुम लोगों ने टीवी में भी बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, जैसे रिसेंटली जब ये लॉकडाउन चल रहा था, स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे भी आरबीआई के बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आ रहे थे। इतना ही नहीं, बीच बीच में आरबीआई एडवर्टाइजमेंट भी देता रहता है कि बैंक वाले होते हैं वो आपको कॉल नहीं करते हैं, मैसेज नहीं करते हैं, तो आप अपना ओटीपी किसी के साथ शेयर मत करें, ठीक है, ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन वो एडवर्टाइजमेंट में देते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है, प्रमोशनल में क्या बात हो रही है, देखो इसमें बोला है कि मेनी पीपल डोंट होल्ड अकाउंट, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका अकाउंट नहीं होता है, सो डिपेंड ऑन अनऑर्गेनाइज्ड मनी। देखो जिन लोगों का अकाउंट नहीं होता है, इसका मतलब वो क्या काम करे, अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट में काम कर रहे हैं, क्योंकि अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट में काम करने का मतलब ये है कि आरबीआई को पता नहीं चलेगा कि देश में कितना पैसा घूम रहा है, यानी कंट्री में मनी सप्लाई कैसा चल रहा है, क्योंकि आरबीआई तो उसके बारे में हिसाब ही नहीं रख पा रहा है। तो कंट्री को अगर हिसाब रखना है कितने पैसे चल रहे हैं, तो इन अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट वालों को आना पड़ेगा कहाँ पे, बैंकिंग सिस्टम में। तो यहाँ पे बोला है पेमेंट इन कैश देन बाय चेक, होता क्या है कि अगर आप पेमेंट कैश में करते हो, डिफिकल्ट टू नो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस इन द कंट्री, तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि एग्जैक्टली कितने वैल्यू का ट्रांजेक्शन हुआ है, प्लस एक्चुअल फिगर ऑफ द नेशनल इनकम, साथ ही साथ हमारे कंट्री का नेशनल इनकम क्या है उसको फाइंड आउट करना, एक्चुअल फिगर वो डिफिकल्ट हो जाता है। इसी वजह से जितने भी बड़े इकोनॉमिस्ट होते हैं जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो एक वर्ड यूज करते हैं अप्रॉक्स, कभी भी वो एग्जैक्ट नहीं बोलते हैं, बोलते हैं अप्रॉक्स, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये सारी चीजें डिफिकल्टीज होती हैं उसकी वजह से एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। अब इनका काम क्या है, इनका काम है कि बैंकिंग अवेयरनेस क्रिएट करना, ये लोगों के बीच में बैंकिंग अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, इनकरेजेस ब्रांचेस एक्सपांशन इन रूरल एरियाज। देखो प्रेजेंट टाइम में लगभग अगर आप किसी भी रूरल एरियाज में जाते हो तो आपको कहीं ना कहीं एक बैंक जरूर मिल जाएगा, क्योंकि हमारे आरबीआई ने इस तरह से प्रमोशन किया है कि लोगों को महसूस हो गया कि भाई जो बैंक होती है वो हमारे लिए होती है। इसी वजह से आज एसबीआई के जो ब्रांचेस हैं लगभग हर गली कूचे में है, ठीक है, उसके एटीएम्स लगभग हर जगह अवेलेबल हैं। Encourages branch expansion in rural areas, efforts get more and more people under organized market। क्यों ये सब कर रहे हैं, ताकि मैक्सिमम लोग जो है वो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में आ जाए और जिससे उनके ऊपर कंट्रोल किया जा सके। करने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपके ऊपर कंट्रोल कर इतने पैसे खर्च मत करो, नहीं, उनको ये पता चलेगा कितना पैसा जो है वो मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है, इससे वो नेशनल इनकम जान सकेंगे, राइट। क्लियर है इतना, तो ये था हमारा प्रमोशनल फंक्शन। तो याद रखना है कि प्रमोशन फंक्शन में ये काम है उनका कि सभी लोग, मैक्सिमम लोग ज्यादा से ज्यादा आके जुड़े, किससे जुड़े, बैंकिंग सिस्टम से, जिससे सबका भला हो, ठीक है। अभी जैसे मैं तुम्हें बताऊं,
गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज लेकर आती है जिससे वो पब्लिक को कभी कभी मंथली रुपीस देते हैं। जैसे अभी लॉकडाउन में हुआ था, जब सिचुएशन नेगेटिव हो गई थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया था कि हमारे कंट्री में जिन लोगों का बैंकिंग अकाउंट था उन लोगों को कुछ पैसे उन लोगों ने दिए थे। ठीक है, अब पैसे किसको मिले होंगे? जिनका अकाउंट होगा या जिनका अकाउंट नहीं होगा। सीधी सी बात है, उन लोगों को ही मिलेंगे जिनका बैंकों में अकाउंट रहा होगा। राइट, तो इसी वजह से वो बोलते हैं कि भाई आप लोग अकाउंट करवाओ। प्रमोशन इसीलिए करते हैं कि मैक्सिमम लोग आके बेनिफिट ले सके। अब उसके बाद नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट। देखो, प्रमोशन जो है अगर वो समझ में आ गया होगा तो उसी से रिलेटेड है हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन। देखो, इंक्लूजन का मतलब क्या है? इंक्लूड करना। देखो, प्रमोशन का मतलब क्या है? लोगों को जानकारी देना। और इंक्लूजन का मतलब क्या है? कि लोगों को इंक्लूड करना। ठीक है, मैंने आपको जानकारी दे दी, मैंने आपको बता दिया, ये हो गया मेरा कौन सा काम? प्रमोशन। लेकिन अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ठीक है, मैंने कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन दिया कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, तो वो क्या हो गया? इंक्लूजन हो गया, मतलब आपको मैंने ऐड कर लिया। बात समझ में है? तो इस तरह से कुछ होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है? ही यूज डिग्री ऑफ इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। हमारे कंट्री में क्या जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मतलब सब डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, कभी भी एक जैसा कुछ भी नहीं होता। तो रूरल एंड अर्बन डिवाइड है। हमारे यहाँ पे कैसा है कि दो पार्ट्स हैं, एक रूरल है और एक अर्बन है। अब इसमें क्या होता है? हेंस मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म चेंजेस कम नेसेसरी दैट पीपल ऑफ ऑल द सेगमेंट रिसीव बेनिफिट। इसलिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक चेंजेस होते रहते हैं। देखो, अब ये जो इकोनॉमिक चेंजेस होते हैं इनका टारगेट क्या होता है? कि मैक्सिमम पीपल को बेनिफिट पहुंचाना। अब देखो, अब लोगों तक बेनिफिट पहुंचे, वो काम कौन कर रहा है? वो आरबीआई उन लोगों को प्रमोशन करिए, एडवर्टाइजमेंट करके ये ट्राई कर रहा है कि मैक्सिमम लोग इंक्लूड हो। ठीक है, देखो, प्रमोशन करने से काम नहीं चलेगा, प्रमोशन करने करने साथ साथ उन लोगों को इंक्लूड भी करना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लासेस बनाते जा रहा हूँ, वीडियो समझाते जा रहा हूँ, बोलते जा रहा हूँ, बेनिफिट कब होगा? इसका फायदा तुम लोग को कब मिलेगा? जब मैक्सिमम लोग ऐड होंगे, राइट, मैक्सिमम लोग इसके अंदर इंक्लूड होंगे। तो आरबीआई का काम भी वैसा ही है कि वो सिर्फ प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट करके अपना काम नहीं फिनिश करिए, वो ये चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट ले। स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी टू प्रायोरिटी सेक्टर। और क्या काम करता है? साथ ही साथ ये काम करता है कि जो प्रायोरिटी सेक्टर होते हैं हमारे, ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं वो आ गई हमारी प्रायोरिटी सेक्टर में, तो उन लोगों को अच्छे से फैसिलिटीज मिले। इसीलिए तुम्हें पता होगा कि जो किसानों के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि 6,000 रुपीज उन लोग को मिलता रहेगा। तो इस तरह से क्या होगा? उनको काम करने में आसानी होगी। इंक्रीज इन इंफॉर्मेशन फ्लो, इनहेंस अवेयरनेस। इतना ही नहीं, टाइम टू टाइम पे वो क्या करेंगे? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। इससे क्या होगा कि जो आपकी अवेयरनेस होगी, यानी लोगों की अवेयरनेस होगी, वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी, यानी नॉलेज इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल, आरबीआई जैसे अभी देखो यहाँ पे प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला जब खुला था तो आरबीआई ने क्या किया था? उसके बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाया, और इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंचाया, मैक्सिमम लोगों को इंक्लूड भी किया। अगर तुम्हें पता होगा तो प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना, जब से ये पीएम जनधन योजना जब से सिस्टम अप्लाई हुआ था, ये लॉन्च हुआ था, उसके बाद से करोड़ों लोगों ने अकाउंट ओपन कराया था विद इन 1 ईयर। राइट, तो ये काम होता है, एडवर्टाइजमेंट करने का नहीं है, प्रमोशन करने का नहीं है, उसका टारगेट ये है कि मैक्सिमम लोग इंक्लूड हो, मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिले। राइट, एंड आरबीआई वेबसाइट जो है वो फ्री है, तो इसका मतलब क्या है? कि फ्री एक्सेस टू ऑल इन्फॉर्मेशन। इट मींस कि अगर तुम्हें कोई भी चीज चाहिए होती है, अगर कोई तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम आरबीआई वेबसाइट्स पे जाके इजीली कलेक्ट कर सकते हो। राइट, ये सभी के लिए बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ पे यही बात बोला गया है कि आरबीआई का काम है प्रमोशन करना, साथ ही साथ क्या करना? इंक्लूजन करना। तो ये है हमारा नॉन मॉनेटरी फंक्शन। तो नॉन मॉनेटरी फंक्शन में 3 पॉइंट्स इंक्लूड किया। एक क्या है? रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी। क्या है? रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी। सेकंड क्या है हमारा? प्रमोशनल। एंड थर्ड क्या है हमारा? फाइनेंशियल इंक्लूजन। याद रखना है कि सेकंड है प्रमोशनल एंड थर्ड है फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये था हमारा टॉपिक आरबीआई का, सेंट्रल बैंक का। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर इसमें कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और दूसरी चीज ये है कि आप भी मेरी हेल्प करें ताकि और भी लोग इसके अंदर इंक्लूजन हो। ठीक है, इंक्लूजन होगा तभी डेवलपमेंट होगा, मेरा भी और आपका भी। राइट, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छे से काम करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारी चीजें करेंगे। क्या करना है आपको? लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। और अगर आप ये सारी चीजें करते हो तो थैंक यू सो मच। और इसी तरह से आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहे। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।